हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस क्लास में लोग अपने क्लास 12th इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, सैंपल पेपर के बारे में हम लोग अगर बात करें तो हमारा जो सैंपल पेपर है इसका कोड कितना होगा आपका, इसका जो कोड होगा हमारा वो होगा 030। ठीक है, तो हम देखेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर ना किस टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे, कौन कौन से आपके सेक्शंस होने वाले, उन सभी को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस सैंपल पेपर के बारे में, देखो ये जो सैंपल पेपर आपका होगा ये नॉर्मली कितना दिया गया आपका, तो टोटल इसकी जो टाइमिंग होगी आपकी वो 3 आवर्स होगी, जैसे कि नॉर्मली आपको मालूम ही है। एंड जो टोटल आपके मैक्सिमम मार्क्स इसके हैं वो 80 मार्क्स के हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है ना, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आपके दिए जाएंगे ना, वो क्वेश्चन पेपर आपके दो सेक्शंस में क्या होने वाले हैं, डिवाइड होने वाले हैं। सेक्शन ए के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये होगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, एंड जब सेक्शन बी के बारे में आप बात करते हो तो वो होगा आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, तो दो आपके सेक्शन होने वाले हैं। एंड जब क्वेश्चंस के टाइप्स की हम लोग बात करेंगे, किस तरह के हमें यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देखो सबसे पहला क्या है आपका, दिस पेपर कंटेन्स 20 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। अब समझना यहाँ पर 20 क्या होने वाले हैं, तो 20 आपको ना एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और ईच क्वेश्चन के कितने मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स के। यानी कि यहां से क्या हो जाएगा आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू से पूछा जा रहा है। आगे देखो बोला गया है दिस पेपर कंटेन्स 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच टू बी आंसर्ड इन 60 to 80 वर्ड्स। अब देखो दूसरा में क्या बोल रहा है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, टोटल आपसे ना 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड हर एक क्वेश्चन का आपका 3 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए, तो ये टोटल हो गए आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसमें से एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर मैं आपको बात बताऊं एक बात की, जो 20 आपके ना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सेक्शन ए से, 10 क्वेश्चन सेक्शन बी से। वही जब बात करेंगे हम लोग थर्ड पार्ट में आपका है कि पेपर में आपके ना 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 4 होंगे आपके ईच मार्क्स के। तो यहाँ पर जो 6 आपसे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए से पूछे जाएंगे एंड 3 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इसका मार्क्स कितना हो गया, तो यहाँ पर इसके टोटल जो मार्क्स हो गए वो आपके हो गए 24। एंड लास्ट जो आपका होगा कि दिस पेपर कंटेन्स 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स ईच, यानी कि 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन को आपको 100 to 150 वर्ड्स के बीच में आंसर भी करना है। तो यहाँ पर भी इसके मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके 24 मार्क्स। और जब एडिशन आप करोगे तो 24 48 हो जाएगा, 48 12 60 एंड 2 80। तो कंप्लीट यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके 80 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। अब चलो स्टार्ट करते हैं लोग सैंपल पेपर के डिस्कशन को। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन ए के बारे में, जो कि क्वेश्चन कहां से लिया गया आपका, तो सेक्शन ए जो आपका है कंप्लीटली मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। देखो क्वेश्चन में बोला गया आपका रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन ए एंड रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दिस गिवन बिलो। चलो पहला असर्शन देखो बोला जा रहा है आपका, द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द डिफ्लेशनरी गैप बाय परचेसिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। ठीक है, असर्शन पूछा जा रहा है। चलो आगे बोला गया रीजन में क्या है, सेंट्रल बैंक परचेसेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट टू इंक्रीज द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोला असर्शन के अंदर कि गवर्नमेंट क्या करती है हमारी, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, डिफ्लेशनरी गैप को क्या करती है, वो रिड्यूस करती है। तो डिफ्लेशनरी गैप को रिड्यूस कैसे करती है, तो नॉर्मली क्या करते हैं, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को क्या करती है, ओपन मार्केट में परचेज करती है। तो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में परचेज करने के दौरान क्या होगा, वहां पर हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब देखो सबसे पहले जब ना हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो गवर्नमेंट। तो जैसे यहाँ पर देखो पॉइंट बोला है गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द डिफ्लेशनरी गैप, तो गवर्नमेंट आपकी नहीं होती है, ये कौन काम करते हैं आपके, तो ये आपके करते हैं आरबीआई, जो कि आपके कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला तो हमें क्लियर पता चल चुका है कि जो असर्शन हमारा है वो असर्शन हमारा कंप्लीटली क्या है, गलत है।
तो अब इसमें ना ऑप्शंस के बारे में जब आप जाओगे ऑप्शंस पे अपने, देखो पहला जो आपका ऑप्शन इसमें बोला गया बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो दोनों तो ट्रू है नहीं, पहले इसी को हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों ऑप्शंस को गलत करेंगे। चलो रीजन में देखते हैं, बोला गया सेंट्रल बैंक परचेसेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो बिल्कुल सही है, सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में परचेस करती है ताकि वो लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा वो स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया आपका द कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर हैज डिसाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू 81.35 करोड़ अप्रॉक्स बेनिफिशियरीज अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, है ना, इसको शॉर्ट में PMGKAY बोला गया आपका, for a period of 5 years with effort from 1st January 2014। यानी कि देखो हुआ क्या ना कि 1 जनवरी 2014 से क्या दिया जाएगा आपका, तो 81.35 करोड़ ऑफ पीपल्स को क्या किया जाएगा आपका, तो फ्री में अनाज वगैरह दिया जाएगा, किसके अंडर में, तो अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर में। तो इसी से रिलेटेड आपसे क्या किया गया, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में देखो बोला जा रहा है based on the aforesaid statement identify the budgetary objective the government is trying to achieve and choose the correct option। अब देखो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है, अब जैसे हो रहा क्या है कि यहाँ पर देखो गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, नॉर्मली हम लोग सरकार के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है, तो जितने भी रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो अमीर लोग हैं, उन पे क्या करती है सरकार, उनसे टैक्स वसूलती है ना, उनसे जो टैक्स लगाती है, टैक्स वगैरह उनके इंक्रीज किए जाते हैं, उनके जो टैक्स इंक्रीज किए जाते हैं उनके ऊपर टैक्सेस आपके इंपोज करते हैं, ठीक है ना। एंड जो पुअर पीपल की जब बात करोगे आप, है ना, जब आप बात करते हो किनके बारे में, पुअर पीपल के बारे में, तो गवर्नमेंट इनको एक तरह से क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है ना। अगर हम लोग बात करें सब्सिडी, इनको गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर बोला गया ना कि जो स्टेटमेंट आपका यहाँ पर दिया गया है, तो बजटरी ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का यहाँ पर कौन सा है, उसको आपको करेक्ट स्टेटमेंट आंसर देने हैं। देखो पहला पॉइंट आपका है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा ये, या फिर ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में है, या फिर आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाएगा, या फिर आपकी ये इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं ना, इस स्टेटमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, इसका जो करेक्ट आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसके जब हम लोग करेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगा आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड में। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला जा रहा है आपका टू अराइव द वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस डैश मस्ट बी एडेड टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। ठीक है, सिंपली देखो बोला गया है, आपसे एक फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पर डायरेक्टली क्या किया गया, क्वेश्चन दिया गया है कि आपको क्या करना है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को क्या करना है, उसमें क्या आप क्या करोगे, मतलब ऐड करोगे किसके अंदर, ग्रॉस वैल्यू एडेड में उसके बेस प्राइस पे। ठीक है, पहला आपका है प्रोडक्ट टैक्सेस का, दूसरा आपका है नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, तीसरा जो आपका है वो है आपका प्रोडक्शन टैक्सेस, एंड जब हम लोग क्या करते हैं ना फोर्थ वन के बारे में बात करेंगे तो हमारा क्या है, तो वो हमारा है नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। तो सिंपली हम लोग क्या देखते हैं, हम यहाँ पर जो ऐड करेंगे आपके वो हो जाएगा नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। यानी कि सिंपली आप क्या करते हो ना, तो अगर आप आपके जीवीए के अंदर में क्या करते हो, एनपीटी को ऐड कर देते हो तो आपका जीवीए एट एमपी आपका क्या होता है, फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पर बी है वो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंडर द डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द सरप्लस एंड डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ठीक है, देखो बोला गया ना कि अगर हम लोग बात करते हैं किसके अंडर में,
तो अगर आप बात करते हो ना एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में, ठीक है ना, एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जो आपके क्या होते हैं मार्केट फोर्सेस आपके हैं ना वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं आपके एडजस्ट कर देते हैं सरप्लस को, एंड जो डिफिसिट होता है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर। सबसे पहले देखो बात करेंगे हम लोग ना मार्केट फोर्सेस के बारे में। देखो अगर हम लोग थोड़ा बहुत क्या करते हैं ना मार्केट फोर्सेस के बारे में बात करें तो मार्केट फोर्सेस में हमने आपने पढ़ा होगा कि दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब मार्केट हम लोग क्या करते हैं ना फोर्सेस के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका, एक तो क्या होगा आपका ये फिक्स्ड होगा, ठीक है, ये फिक्स्ड होता है आपका। पहला तो क्या हो जाएगा आपका ये फिक्स्ड हो सकता है। अब देखो जैसे इसके हम लोग क्या करते हैं ना फिक्स्ड होने की बात करेंगे तो पहला तो आपका क्या होगा फिक्स्ड होगा, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना। एक तो ये फिक्स्ड हो सकता है आपका, इधर ये क्या हो सकता है आपका फ्लेक्सिबल हो सकता है, या फिर आपका ये क्या हो सकता है देन आपका ये ना मैनेज्ड फ्लोटिंग हो सकता है। कैसा हो सकता है आपका मैनेज्ड फ्लोटिंग हो सकता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका मैनेज्ड फ्लोटिंग हो सकते हैं आपके। अब देखो जब बात करेंगे इनके ना फिक्स्ड होने की तो ये फिक्स्ड होंगे आपके गवर्नमेंट के बेसिस से, है ना। एंड अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो फ्लेक्सिबल होंगे तो फ्लेक्सिबल होंगे आपके तो किसके थ्रू, तो मार्केट फोर्सेस के थ्रू। एक्सचेंज रेट सिस्टम में जब बात करेंगे तो मार्केट फोर्सेस में क्या होते हैं आपके ये फ्लेक्सिबल होते हैं। एंड जब मैनेज हम लोग फ्लोटिंग के बारे में बात करेंगे तो ये किनके थ्रू होते हैं आपके सेंट्रल बैंक के थ्रू, है ना। कैसे हो जाएंगे आपके सेंट्रल बैंक में। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है एक्सचेंज रेट सिस्टम हमने पढ़ा कि तीन तरह का आपका है, फिक्स्ड होता है आपका, फ्लेक्सिबल होता है आपका, मैनेज्ड फ्लोटिंग होता है। तो यहाँ पर देखो आपको ना बोला गया बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, तो यहाँ पर जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा वो आपको किसके अंदर में आएगा आपका वो गवर्नमेंट के अंडर में, यानी कि एक ऐसा होगा आपका कंप्लीटली आपका ये फिक्स होगा। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है आपका फ्रॉम द गिवन लाइन गिवन डायग्राम्स आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द रेफरेंस लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ड्रॉन एट अ पर्टिकुलर एंगल। यानी कि ये जो फिगर आपको दिए गए ना अलग अलग स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, सो आपको यहाँ पर क्या करते हैं ना, है ना, आपको अगर हम लोग सिंपली बात करें तो हमें यहाँ पर बताने हैं इनके किसके बारे में, रेफरेंस लाइन यहाँ पर कौन सा है। अब देखो जैसे अगर ना आप रेफरेंस लाइन के बारे में बात करते हो तो रेफरेंस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जब रेफरेंस लाइन के बारे में हम लोग बात करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं 45 डिग्री एंगल भी बोलते हैं, ठीक है ना, 45 डिग्री लाइन बोल लो, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं इनकम कर्व भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पहला तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री लाइन, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जब बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका इनकम कर्व भी, ठीक है। अब यहीं से देखो क्या हो गया हमारा, तो रेफरेंस लाइन हो गया आपका 45 डिग्री लाइन हो गया आपके इनकम कर्व हो गया। तो तीनों देखो जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो एक एंगल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। एंगल कितना आपका 45 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो बोला जा रहा है हमारा एज पर द डेटा प्रेजेंटेड इन द यूनियन बजट 2023 to 2024 the total receipt of the government other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crore and 45 lakh crore respectively. The value of the dash deficit would be rupees 17.8 lakh crore। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या है पूछा जा रहा है। अब सिंपल देखो थोड़ा मैं इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। देखो नॉर्मली होगा क्या, तो अगर आप ना डेटा कैलकुलेशन करते हैं हम लोग 45 कितना है हमारा, तो नॉर्मली हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अगर आप इनको क्या करते हो ना माइनस कर लो या ऐड कर लेते हैं अगर हम लोग सिंपली कितना, तो 45 हमारा क्या है लाख है, ठीक है ना। 45 लाख आपका है, पॉइंट लगा लो 00 आपका यहाँ पर हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये कितना है आपका 27.2 लाख है। आप सिंपली इसको जब माइनस करोगे तो कितना मिल रहा है आपको, ये आपको 8 मिल जाएगा आपका, है ना। देन ये कितना मिल जाएगा आपका
जीरो मिल जाएगा आपका, ठीक है ना, इतना लेके नहीं चलते ना, थोड़ा सा इसको और सॉर्ट करते हैं। देखो सिंपली क्या करते हैं, पहले 45 है, 0.0 लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है, 27.2 लगा लो, यहाँ पर 8 आ जाएगा आपका, देन यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 1, तो 17.8 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या बोला कि वैल्यू ऑफ क्या निकल रहा है आपका, तो जो वैल्यू हम लोग बात करेंगे तो वैल्यू ऑफ हमारा क्या निकल रहा है, जो हमारा निकल रहा है 17.8 लाख का, ठीक है ना। तो अगर हम जो बात कर रहे हैं अपने 17.8 लाख हमारा जो वैल्यू निकल के आया है, वो वैल्यू किस चीज का है हमारा, तो क्या वो वैल्यू आपका रेवेन्यू का है, क्या वो वैल्यू आपका फिजल का है, या फिर वो जो वैल्यू आपकी है वो वैल्यू आपकी बजटरी का है, या दे वो जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है वो वैल्यू आपका प्राइमरी का है। तो हम लोग वैल्यू के बारे में जब बात करेंगे तो वैल्यू किस चीज का हमारा, तो वैल्यू हमारा है फिशल डिफिसिट का, हमारा क्या है वैल्यू हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बोला जा रहा है हमसे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, जिसको हम लोग एमपीसी बोलते हैं, वो एक यूनिटी हो सकता, कैन बी यूनिटी आपका है। एज द इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेज द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन इज ऑलवेज मोर देन द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। तो दो यहाँ पर स्टेटमेंट के हिसाब से क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया, एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आपको क्या करने देखने हैं, स्टेटमेंट को पढ़ के जस्टिफाई करने हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करें स्टेटमेंट फर्स्ट के बारे में, तो स्टेटमेंट हमारा जो है ना, इसमें देखो बोला गया आपका कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम होता है आपका, वो क्या होता है आपका, कैन बी यूनिटी होता है आपका। तो ये जो स्टेटमेंट आपका है, ये स्टेटमेंट कंप्लीटली क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। लेकिन जब देखो स्टेटमेंट सेकंड के बारे में बात करेंगे तो बोला है एज द इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेस द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन इज ऑलवेज मोर देन द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। तो ये बिल्कुल क्या है आपका स्टेटमेंट गलत है, यानी कि स्टेटमेंट 1 आपका क्या है, सही है, और स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। ऑप्शन हम लोग देखेंगे कहां पर है, देखो ऑप्शन ए में बोला गया आपका स्टेट, अच्छा पहले अगर देखो तो सी और डी में ना बोथ स्टेटमेंट के बारे में ट्रू और फॉल्स बोला गया है, तो सी और डी तो कहीं से भी क्या होगा, हमारा आंसर नहीं आएगा। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बोला जा रहा है आपका in a two sector economy aggregate demand can be determined by adding dash। अब देखो जैसे ना हम लोग बात करेंगे दो इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, तो अगर टू सेक्टर आपका इकोनॉमी है तो जो एग्रीगेट डिमांड होता है आपका, उसको आप कैसे डिटरमाइन करते हो, तो एग्रीगेट डिमांड को आप डिटरमाइन करते हो किसको ऐड करके, ठीक है ना, क्या वो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इंक्लूडेड कंजम्पशन है, और आपका इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट है, या फिर आपका हो जाएगा ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा आपका है ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट आपका है ऑटोनोमस कंजम्पशन, इंड्यूस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। देखो जो करेक्ट हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी कि हम लोग क्या करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम लोग एग्रीगेट डिमांड को डिटरमाइन करेंगे, किसको ऐड करके आपके, तो ऑटोनोमस कंजम्पशंस को ऐड करेंगे, इसके अलावा हम लोग इंड्यूस कंजम्पशंस को ऐड करेंगे, एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि जो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा आपका पूरी तरीके से करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो 9 में क्वेश्चन बोला गया आपका रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, यानी कि ये क्वेश्चन में क्या है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। चलो पहला क्वेश्चन बोला गया आपका फॉरेन ग्रांट्स इन एड रिसीव्स डू नॉट लीड एनी क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पे, डिस्पोजल ऑफ इक्विटी बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द मार्केट may lead to increase in the asset of the government, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे क्या बोला गया है।
देखो पहला क्या है कि फॉरेन ग्रांट जो आपका होता है, जो एड रिसिप्ट आपके होते हैं, वो किसी तरह से ना सरकार के ऊपर क्लेम नहीं करता है। जैसे मान के चलो इमरजेंसी है कहीं पर, या कहीं पर ना पैंडेमिक आ चुकी है, तो बहुत सारे कंट्रीज क्या करते हैं ना, वहां पर हेल्प करने के लिए जाते हैं, एक दूसरे के अपने सामान सप्लाई भेजते हैं, मेडिसिन वगैरह भेजते हैं। कुछ लोग फाइनेंशियली भी काफी हेल्प करते हैं कंट्रीज। तो ऐसा नहीं कि कंट्री लोन पे पैसा दे रहे होते हैं, वो एक फाइनेंशियली जो भी हेल्प वहां पर कर रहे होते हैं, वो एक गुड वे में हेल्प कर दें कि बाद में वो पैसा वहां पे मांगेंगे, ऐसा कुछ वहां पर नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट कंप्लीटली हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो दूसरी हम लोग बात करेंगे, देखो डिस्पोजल ऑफ आपका इक्विटी होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा मार्केट के अंदर में, वो क्या होता है आपका, तो उससे लीड हो सकता है आपका किस चीज का, गवर्नमेंट के जो एसेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उससे क्या हो सकते हैं, आपके डिक्रीज हो सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आपका है ना, ये स्टेटमेंट भी आपका कंप्लीटली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि आपको स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 यहाँ पर दोनों ही क्या हो रहे हैं, आपके करेक्ट हो रहे हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट 1 और स्टेट ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कंप्लीटली क्या आपका गलत है, एंड ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा आपका गलत। यानी कि जो करेक्ट यहाँ पर आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इसका होगा। चलो आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बोला जा रहा है आपका, द ट्रेड अंडर करंट अकाउंट ड्यूरिंग जनवरी 2024 रिफ्लेक्ट्स अ डैश ऑफ यूएस डॉलर डैश बिलियन, चूज द ऑप्शन टू फिल अप द ब्लैंक। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको सिंपली देखो करना क्या है, तो आपको बताना है कि जो ट्रेड अंडर आपका है करंट अकाउंट के अंडर में जनवरी 2024 क्या रिफ्लेक्ट करेगा आपका। तो पहला तो पॉइंट क्या है ना, पहले अगर हम लोग बात करें कि सर वो रिफ्लेक्ट हमारा करेगा क्या, क्या वो आपके सरप्लस को रिफ्लेक्ट करेगा या फिर आपके वो डिफिसिट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट समझे, तो हमारे किसको रिफ्लेक्ट करेगा, सरप्लस को नहीं, डेफिसिट को रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पर क्या हो गया आपका गलत हो गया। अब पॉइंट आता है कि ठीक है सर वो हमारे किसको डिफिसिट कर रहा है, रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमारे वो डेफिसिट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कितने बिलियन में रिफ्लेक्ट करेगा, क्या वो 0.74 होगा, क्या वो आपका 3.85 ओवरऑल ट्रेड होगा मर्चेंडाइज प्लस सर्विसेज का, तो ये होगा आपका 0.74 हो जाएगा। चलो आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपने। चलो नेक्स्ट हमारा यहाँ से क्वेश्चन है, देखो अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपका है ये 11 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। चलो पहला देखो बोला गया आपका, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना, आपको क्या करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एनडीपीएफसी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखो सिंपली अगर हम लोग बात करें तो एनडीएफसी हमें यहाँ पर क्या करने हैं, अगर कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए हमें करना क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ना कि लिखा क्या क्या है, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से आइटम्स आपको दिए गए हैं लिस्ट में। देखो सबसे पहला क्या है, तो पहला आपका हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका है, दूसरा आपका ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपका है, तीसरा आपका ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया आपका, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट हो गया आपका, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा आपका ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, नेट डायरेक्ट टैक्सेस आपके, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, एंड लास्ट आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अपने ना कैलकुलेशन की। देखो जब बात करोगे कैलकुलेशन की तो आपको देखो निकालना क्या है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे निकालने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको देखो करना क्या है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखो हम लोग अगर बात करें तो आपको देखो करना क्या है ना, तो आपको जो फर्स्ट आपका है मींस आपका जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है, पहले आप इसको क्या करोगे, सम अप करो। ठीक है, जो फर्स्ट आपका है ये आपको क्या करना है, इसको लेना है, प्लस करना है किसके साथ में आपके, तो इसको आपको सम करना है
ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे इसमें, हम लोग सम करेंगे कौन सा, तो आपका सेकंड सम हो जाएगा इसके साथ में, जो कि आपका है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे थर्ड जो हमारा है, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, अपने सम अप करेंगे। फोर्थ आपका पॉइंट है, उसको भी आप क्या कर दोगे, सम अप कर दोगे। देन लास्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 6 एंड 7 की। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा आपका 6 और हो जाएगा आपका यहाँ पर 7। इसको आपको इतना क्या करना है, सम करना है। एंड देन जब हम लोग बात करेंगे तो 5 10 और कितना है आपका 8, है ना। बात करेंगे किसके बारे में, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 5 नंबर 10 नंबर और 8 की। तो माइनस कर दो आप इसको, 5 प्लस 5 कर देंगे, माइनस कर देंगे हम लोग 10 एंड माइनस कर देंगे हम लोग 8। यानी कि देखो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर, तो नंबर वाइज सबको लिखते जाएंगे एंड सम करके निकाल देंगे। देखो फर्स्ट कितना है आपका 800, तो पहले आप 800 ले लेंगे। इसके बाद कितना है हमारा सेकंड, जो हमारा 150 है, इसको हम लोग लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, थर्ड, जो कि हमारा है 120, इसको लेंगे हम लोग। फोर्थ हमारा हो जाएगा 170, इसको हमें सम अप करना है। 170 के अलावा हमने क्या लिया है, तो हमारा है 5 नंबर, है ना। 170 के अलावा हमारा कौन सा हो जाएगा, सॉरी 170 के अलावा हमारा है 6 नंबर। तो 6 में कितना है हमारा, तो हमारा है 140, इसको हम लोग सम अप कर देंगे। एंड लास्ट में हमारा है नंबर 7, जो कि आपका है जीपीआई यानी कि ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो कि आपका है 500। पहले आपको क्या करना है, इन सबको सम अप कर दो। कितना हो जाएगा आपका, तो जोड़ते हैं हम लोग, 0 0 हो जाएगा आपका। देन ये भी कितना है आपका, ठीक है। अगर इनको हम लोग क्या करते हैं ना, सम अप अगर कर देते हैं तो कितना आ जा रहा है हमारा, तो ठीक है, यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। देन हमारे यहाँ भी 0 है, 4 है, 4 7 11 2 13 13 5 हमारा हो जाएगा 18 का 8 हम लोग रखेंगे, कैरी 1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 7 8 9 10 और ये हो जाएगा आपका 18, यानी कि 1880 हमारा आ चुका है। अब इस 18 के अंदर आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर अपने तो 5 10 और 8 इन सबको सम अप करके क्या करना है, इसके साथ में माइनस कर देना है। तो देखो 5 नंबर कितना है आपका, तो 5 नंबर हो जाएगा आपका 20 है। 5 के अलावा हम लोग जब बात करेंगे 10 की, तो ये आपका 40 हो जाएगा। एंड जो नंबर 8 आपका है वो कितना है आपका 70 है। ठीक है ना, नंबर 8 कितना है आपका, वो आपका 70 है। तो इसको जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा, तो 40 70 110 और 20 130। इसको आप क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपका 0 5 7 1, यानी कि टोटल कितना आ रहा है आपका 1750। कितना आ रहा है आपका 1750, और ये किसमें आएगा आपका करोड़ में आएगा, है ना। 1750 रुपीज आ रहा है किसके अंदर, करोड़ के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एनडीपीएफसी हो जाएगा आपका। चलो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 11 का बी नंबर। देखो 11 के बी नंबर में ना क्वेश्चन जो पूछा गया आपको क्या बोला है, स्टेट द स्टेप्स परटेनिंग टू बी एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर इनकम मेथड। अब देखो आपको पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, नेशनल इनकम को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है आपको, तो आपको यहाँ पर नेशनल इनकम को क्या करना है ना, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एंड जब नेशनल इनकम की जब हम लोग आइडेंटिफाई करने के बारे में बात करेंगे, तो जो नेशनल इनकम है वो हमें आइडेंटिफाई कैसे करने हैं आपको, किस मेथड के अंडर में, तो अंडर इनकम मेथड, यानी कि बाय इनकम मेथड हमें नेशनल इनकम को यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे ना कि आइडेंटिफाई करेंगे प्रोडक्शन को। ठीक है ना, जैसे आप बात करोगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की अगर आप इनकम मेथड से, तो पहले तो आप क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे। अब क्लासिफाई जब हम लोग करेंगे किसी भी चीज का जो आपका प्रोडक्शन वगैरह किया जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफाई करेंगे क्या वो आपके प्राइमरी के अंदर में है
है ना। क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो पहले बात करेंगे क्या हमारे वो प्राइमरी में है, क्या वो आपके सेकेंडरी के अंदर में आ रहे हैं, या फिर वो आपके टर्सरी में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे कि जो भी आप प्रोडक्शन यूनिट्स आपका है, जो भी आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स है वो किनके अंडर में आता है, क्या वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर में है, क्या वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर में है, या फिर वो आपके टर्सरी सेक्टर के अंदर है। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई जब हमारा हो जाएगा तो एस्टिमेट करेंगे एंड हम लोग कुछ फैक्टर्ड पेमेंट्स को क्या करेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज में कंपनसेशन ऑफ आपके जो एम्प्लॉइज होंगे, है ना, ऑपरेटिंग सरप्लस वगैरह, जो मिक्स्ड इनकम वगैरह होते हैं, इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, तो इन सभी चीजों को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन कौन सम ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इस सेक्टर्स में डोमेस्टिक इनकम को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे, तो एस्टिमेट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। एंड हम लोग न्यू फैक्टर इनकम को क्या करेंगे, जो अब्रॉड से आता है आपका, उन चीजों को भी यहाँ पर क्या करेंगे, आपके इंक्लूड करेंगे। तो इस उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आपके नेशनल इनकम को हम लोग फाइंड कर पाएंगे आपके इनकम मेथड के द्वारा। चलो आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बोला गया आपका, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट मे बी कैटेगराइज्ड अंडर टू हेड्स, स्टेट एंड एक्सप्लेन टू हेड्स ऑफ रेवेन्यू। अब देखो यहाँ पर काफी अच्छा क्वेश्चन आपका है। अब इस क्वेश्चन में देखो बोला जा रहा है हमसे कि जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन आपके गवर्नमेंट का होता है, ठीक है ना, इसको आप क्या करते हो, कैटेगराइज कर सकते हो कितने कैटेगरीज के अंदर में। तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग दो तरीके से क्या करते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला क्या होगा आपका, तो अगर पहले की हम लोग बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट टैक्सेस, है ना, ये क्या हो जाएंगे आपके डायरेक्ट टैक्सेस हो जाएंगे। एंड जब हम लोग दूसरे टर्म्स के बारे में बात करेंगे तो वो कौन हो जाएंगे आपके, तो वो हो जाएंगे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना। पहला क्या होगा आपका डायरेक्ट टैक्सेस होंगे, एंड जब हम लोग सेकंड के बारे में बात करेंगे तो वो हमारे हो जाएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इसके बारे में देखो जब बात करेंगे तो डायरेक्ट टैक्स में ना ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कि डायरेक्टली टैक्सेस क्या करते हैं, आपके लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर आप इंक्लूड करते हो अपने इनकम टैक्स वगैरह आपके जो होते हैं वो आपके डायरेक्ट टैक्स के अंदर में ही आते हैं। वही जब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, तो ऐसे टैक्स होते हैं जिसका इम्पैक्ट इंसिडेंस क्या होता है, तो डिफरेंट एंटिटीज पर क्या करता है आपका आता है। इधर वर्ड्स में हम लोग बात करें, जो लायबिलिटी ऑफ पेइंग होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें क्या होते हैं आपके शिफ्ट करते हैं। अगर कुछ एग्जांपल अगर देने की बात करेंगे, सिंपल आप देखो, जब डायरेक्ट टैक्स की आप बात करते हो ना, इसके अंदर क्या जाएगा आपका जो इनकम टैक्स होता है वो आपका आ जाता है किसके अंदर में, डायरेक्ट टैक्स के अंदर में, ठीक है। यानी कि इनकम टैक्स का जो कलेक्शन आपका होता है ना, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को वो टैक्स पे कर रहे होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट जब टैक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके अंदर जैसे आप ना जीएसटी भरते हो, जैसे हम लोग भी जीएसटी देते हैं, तो हम लोग जीएसटी डायरेक्टली सरकार को नहीं देते हैं। जीएसटी हम लोग उन दुकानदार को देते हैं, जो छोटे मोटे जो बिजनेसेस होते हैं जिनसे हम लोग सामान खरीदते हैं, वो हमसे क्या करते हैं, जीएसटी को हमसे ले लेते हैं एंड वो हमारे बिहाफ में गवर्नमेंट को क्या करते हैं, जीएसटी दे देते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आपके ये चले आते हैं। चलो आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका बोला गया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब देखो जब बात करेंगे हम लोग आपसे ना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो कि क्या होता है आपका एक वो आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर शार्प टर्न अराउंड आपको देखने को मिला है ड्यूरिंग आपका 2023 to 24 with net FPI inflows of US dollar 32.4 billion, in which sub account and on which side of the balance of payment account the above transaction will be recorded. Give reason in support of your answer। देखो पहला जो क्वेश्चन है तो बोला गया ना कि जब आप एफपीआई के बारे में बोला गया है तो कौन से सब अकाउंट में हम लोग इसको क्या करेंगे, डालेंगे, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के किस साइड में इसको क्या किया जाएगा, आपका रखा जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना कैपिटल अकाउंट के, कहां पर इसको रखेंगे हम लोग,
कैपिटल अकाउंट के कहां पे रखेंगे, तो क्रेडिट साइड में रखेंगे, ठीक है ना। इसको रखा कहा जाएगा आपका, इसको रखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड ऑफ दी, है ना, कहां रखेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ दी कैपिटल अकाउंट, है ना, रखेंगे कहां इसको हम लोग, तो क्रेडिट साइड ऑफ दी कैपिटल अकाउंट, है ना। कैपिटल अकाउंट के कहां पर रखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड पर रखेंगे, ठीक है ना, कहां पर, ठीक है, ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कहां पर, तो ऑफ द सिंपल है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, है ना, ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स, ठीक है, जिसका ये आंसर हो जाएगा आपका। अब इसमें देखो रीजन पूछा गया है, अब देखो इसके जब ना रीजन की हम लोग सिंपली बात करेंगे, तो रीजन सिंपल देखो इसका क्या हो जाएगा आपका, देखो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, क्रेडिट साइड पर इसको हम लोग रिकॉर्ड इसलिए रखेंगे क्योंकि देखो जैसे इनफ्लो ऑफ क्या होगा आपका, फॉरेन एक्सचेंज होगा इसमें, है ना, इससे क्या हमें देखने को ऐसे जो फर्दर क्या होते हैं आपके इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस आपके होते हैं उनको डॉक्यूमेंटेड करेंगे आपके कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये क्या करते हैं आपके चेंजेस को रिफ्लेक्ट करते हैं फाइनेंशियल एसेट के ओनरशिप में, क्लियर। इसका एक सिंपल रीजन दोगे। चलो आगे बोला गया आपका, स्टेट द मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट, यानी कि देखो बैलेंस ऑफ जो पेमेंट होता है आपका, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट का मतलब क्या होता है, तो सिंपल समझेंगे। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपका डिफिसिट होता है ये कब ऑकर होता है आपका, तो व्हेन ऑटोनोमस रिसिप्ट फॉल्स ऑफ, ये कब होता है आपका, तो व्हेन ऑटोनोमस रिसिप्ट फॉल शॉर्ट, ठीक है। जब कभी क्या होता है आपका, तो ऑटोनोमस आपका जो रिसिप्ट होता है वो फॉल शॉर्ट करता है आपका ऑफ ऑटोनोमस पेमेंट का, ठीक है ना, ऑफ कब आपका, ऑफ ऑटोनोमस पेमेंट, ऑफ ऑटोनोमस पेमेंट, ठीक है ना, ऑफ ऑटोनोमस पेमेंट। और ये हुआ कब आपका, तो आपको देखने को मिलता है ड्यूरिंग अ गिवन फिजिकल ईयर, है ना, ड्यूरिंग अ गिवन फिजिकल ईयर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है ना। तो अगर हम लोग सिंपली बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट कब ऑकर होता है आपका, तो तब ऑकर होगा आपका जब ऑटोनोमस रिसिप्ट क्या होते हैं आपके फॉल शॉर्ट करते हैं आपके किसका, तो ऑटोनोमस पेमेंट का, कब, तो एक फिजिकल ईयर के इकोनॉमी के ड्यूरिंग में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेविंग कर्व कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, जस्टिफाई द स्टेटमेंट citing valid steps with the help of a well labeled diagram। अब देखो सिंपली आपको क्या करना है, तो जैसे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक सेविंग कर्व आपको क्या करना है, डिराइव करना है, किससे, कंजम्पशन ग्राफ से। तो सिंपल करते हैं हम लोग। देखो इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, एक सीधा सा क्या करना है आपको ना, लाइन बनाना है, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले एक सीधा सा क्या करोगे, लाइन बनाओगे, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर मार्किंग दे दो इसके, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिख लो, कंजम्पशन, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपके नीचे में, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं अपनी सेविंग्स, ठीक है ना। इस तरह से पहले आप सिंपली क्या करोगे, लाइन बनाओगे एंड इस तरह से इस लाइन को आप क्या कर दो, मार्क कर दो, यहाँ पर y रिप्रेजेंटेशन दे दो आप इसको मार्क करके। चलो आगे यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, बात करते हैं कुछ। चलो आगे यहाँ से आप क्या करो, एक यहाँ से इस तरह से लाइन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से इस तरह से आप एक क्या करोगे, लाइन को पहले ड्रॉ कर दो एंड इस लाइन को आप क्या दोगे, एक नेमिंग दोगे, ठीक है। ये लाइन आप मान के चलो, यहाँ से स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ये ए का, ठीक है। एंड यहीं से आपको क्या करना है, सीधा सा एक लाइन यहाँ लेके चलना है
और ये जिस लाइन पर यहाँ पे आपका कट हो रहा है, आप इस लाइन को क्या मान लो, बी मान लो, ठीक है ना। इस पॉइंट पे लाइन को कितना मान लेंगे आप बी मान लेंगे। देन यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है, एक और इस तरह से लाइन आपको क्या करना है, ले करके जाने हैं, ठीक है ना। यहाँ से एक और क्या करना है आपको, सिंपली लाइन आपको ले करके जाने हैं। एंड एक लाइन आपको क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, लाइन लेकर के जाएंगे एंड यहाँ से फिर एक सिंपल आप इस तरह से लाइन लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्या करना है आपको, डिफरेंट लाइंस को क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये वाला जो लाइन आपका है B1 है आपका है, तो इस वाले लाइन को आप सिंपली क्या कर लोगे ना, यहाँ से मान लो कि ये लाइन यहाँ से लेते हैं ना, यहीं से आपकी लाइन क्या हो रही है, कट हो रही है, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग क्या करेंगे, बी मान लेंगे। इन दोनों लाइन को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से मैच कर देते हैं, ठीक है ना। इन दोनों लाइन को यहाँ से आप क्या कर दो, मैच कर दो। और यहाँ से आप सिंपली क्या करोगे, एक सी पॉइंट यहाँ इसको मान लो और यहीं से एक ओ पॉइंट बनाएंगे हम लोग। एंड इस वाले पॉइंट को आप सिंपली क्या करो ना, ये जो आपका ओ है, यहाँ से एक एंगल बना देना और इस एंगल को आप नेमिंग कर दो, कितना हो जाएगा आपका ये 45 डिग्री का। चलो अब इसमें हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट आपका लाइन, ये क्या करेगा, आपका इनकम को शो करेंगे। इधर में क्या हो रहा है आपका, ये आपका सेविंग कर्व क्या होगा आपका, ये शो होगा। एंड देन हम लोग बात करेंगे इधर वाले साइड में, तो ये क्या होंगे आपके कंजम्पशन कर्व हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका कंजम्पशन कर्व हो जाएगा। चलो आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब देखो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन आपका है 14 का बी। चलो 14 के बी में बोला जा रहा है, फॉर टू हाइपोथेटिकल इकोनॉमीज ए एंड बी, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी stands at 0.6 and 0.8 respectively, assuming for both the economies autonomous consumption to be rupees 40 crore and investment expenditure to be rupees 100 crore। ठीक है, कुछ आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। अब इसी के बेस पर आपको क्या करना है, देखो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, दो आपको कंडीशन दिया गया है। पहला तो आपको ब्रेक इवन लेवल ऑफ आपको पहला इनकम फॉर इकोनॉमी ए फाइंड करना है, एंड दूसरा आपका इक्विलिब्रियम लेवल का आपको इनकम ऑफ इकोनॉमी बी आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो पहला आपका ब्रेक इवन लेवल पे हम लोग इकोनॉमी ए का क्या करेंगे, इनकम फाइंड करेंगे। इसमें देखो सिंपली क्या है, तो अगर हम लोग देखो बात करते हैं आपसे ऑटोनोमस कंजम्पशंस की, ठीक है ना। अगर कुछ पॉइंट हम लोग बात करें, ठीक है, देखो पहला जो हमारा है ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो ऑटोनोमस जो कंजम्पशन हमारा है वो कितने का है आपका, तो वो है आपका 40 करोड़ का, ठीक है ना। ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गए आपके 40 करोड़ के। एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपका है क्या है हमारा, तो जब हम लोग बात करेंगे ना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आई शॉर्ट में लिख लेते हैं हम लोग, ये कितना है हमारा, तो ये हमारा है 100 करोड़ का, ठीक है ना। 100 करोड़ का हो गया आपका। अब जब बात करेंगे इकोनॉमी ए का, तो इकोनॉमी ए में क्या है हमारा, तो जब इकोनॉमी ए की आप बात करोगे, इकोनॉमी शॉर्ट में लेते हैं इकोनॉमी ए, इकोनॉमी ए का जो आपका क्या है, हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी ए की अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी यानी कि एमपीसी का बात करें, जो ए का इकोनॉमी का है वो कितना है आपका 0.6 है। एंड इकोनॉमी आपकी बी है, इकोनॉमी बी का आपका मार्जिनल क्या है ना, मार्जिनल एमपीसी आपका जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी वो कितना है आपका 0.8 है। अब इसी पे आपको क्या करना है, पहले आपको इकोनॉमी ए का क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो अगर हम लोग बात करेंगे ना ब्रेक इवन लेवल ऑफ इकोनॉमी में, तो क्या हो जाएगा आपका ए का, तो y बराबर कितना लेंगे हम लोग यहाँ पर c लेंगे, ठीक है ना। y बराबर कितना हो जाएगा आपका c हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यानी कि y बराबर जब आपका c होगा तो y इक्वल टू कितना होगा आपका, तो y बराबर जब c आपका है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 40 प्लस 0.6y है ना, कितना हो जाएगा 40 प्लस 0.6y ये हमारा हो जाएगा,
ठीक है, अब चलो आगे हम लोग बात करेंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 40, ठीक है ना। y इक्वल टू कितना हो रहा है आपका, तो 40 प्लस 0.6y, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं ना, तो अगर हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है y का। तो y की हमें क्या करनी है ना, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, है ना, हम लोग पहले क्या करते हैं, तो y हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो इस वाले y को अगर हम लोग क्या करते हैं, इधर वाले साइड में लेकर के आते हैं, तो ये y हो जाएगा हमारा ये, और ये हो जाएगा माइनस 0.6y बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 40 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो -1 हो जाएगा आपका इधर, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर शॉर्ट में चलते हैं थोड़ा, ठीक है, तो हम लोग इसको पहले क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं ना, तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, शॉर्ट में अगर चले, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, 4y हो जाएगा। जैसे देखो ये 1 को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है ना। अगर इस वाले हम लोग क्या करते हैं ना, y के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो आपका क्या है y है, ये कितना करेगा आपका, 1 को आगे रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये 0.6 इसको इधर लेकर के आओगे आप, तो कितना हो जाएगा आपका 0 पॉइंट आपका ना 4y हो जाएगा। कितना होगा आपका 0.4y हो जाएगा। तो 0.4y आपका यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 पॉइंट क्या है आपका, ये 4y है, एंड ये कितना हो जाएगा इधर में आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, चलो देखो कितना ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, देखो 0 पॉइंट कितना आपका है, तो पहले हमने क्या देखा, जो कैलकुलेशन हमारा था, एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो कैलकुलेशन जो हमने निकाल कर आया था हमारा, वो कितना था, y इक्वल टू कितना था आपका, y इक्वल टू 40 प्लस 0.6y था आपका, है ना। ये y आपका है। चलो देखो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको इधर लेकर के आओगे तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 0.4y हो जाएगा, और इक्वल टू कितना आपका है 40। तो y बराबर कितना आएगा आपका, तो 40/0.4। अब देखो पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर हटाओगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो ऊपर भी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 10 से, तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका, तो 400 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। जब कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आएगा आपका 100 करोड़। तो इकोनॉमी ए का क्या निकल जाएगा आपका, इकोनॉमी ए का जो ब्रेक इवन लेवल इनकम निकलेगा वो हो जाएगा आपका 100 करोड़ का। चलो अब हम लोग बात करेंगे ना इकोनॉमी बी का। जो इकोनॉमी बी का है, इसका आप कैसे इनकम निकालोगे, इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, इसके इनकम को फाइंड करेंगे। इसका देखो इनकम फाइंड करना बहुत ही क्या आपका सिंपल है। क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर सिंपल लिख देंगे हम लोग y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा आपका y इक्वल टू सी प्लस आई। क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा। तो पहले बात करेंगे ना c कैसे निकालेंगे हम लोग, तो c निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो c निकालने के लिए आपको इन चीजों को क्या करना है, ध्यान में रखना पड़ेगा। देन आप क्या करोगे c प्लस आई, यानी कि सिंपल कितना हो जाएगा आपका, ये तो 40 प्लस 0.8y प्लस कितना हो जाएगा आपका 100, है ना। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस, है ना, y इक्वल टू यहाँ पर कितना लोगे आप, तो y इक्वल टू 40 प्लस 0.8y प्लस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 100 हो जाएगा। अब देखो जैसे बात करेंगे यहाँ, तो y इक्वल टू कितना हो गया आपका, तो 0.8y प्लस कितना हो जाएगा आपका ये 140 हो जाएगा आपका। देन यहाँ पर सिमिलरली कंडीशन आएगा आपका, तो y माइनस 0.8y करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.2y। तो 0.2y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 140। देन फिर यहाँ पर हम लोग करेंगे y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 140 अपॉन 0.2y, ये डेसिमल में आपका है। तो डेसिमल में से हटाओगे इसको तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे 10 से इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। देन यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1400, और ये हो जाएगा बाई आपका 2, काट दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 700,
700, 700 किसमें आएगा आपके करोड़ में। यानी कि जब आप क्या करते हो ना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालोगे इकोनॉमी बी का, तो वो कितना निकल जाएगा आपका 700 करोड़ का आएगा। चलो आगे हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में बोला गया है हमसे क्या करना है हमें, तो रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर stated that investment in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment, and in this view of this capital investment outlay is being proposed to increase steeply in the budget 2023 to 24 by 1000 crore. Based on the given text and common understanding, explain the working processes of the increase in investment of the national income, assuming the marginal propensity to save MPS as 20%। ठीक है, इतना कुछ क्या दिया गया आपको, यहाँ से स्टेटमेंट वगैरह दिए गए हैं। अब देखो इसमें बोला गया आपको क्या है, तो सिंपली आपको इसका क्या करना है, आंसर बताने हैं। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, आंसर को अपने फाइंड करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं आगे में। जैसे यहाँ पर भी क्या आपका एक टेक्स्ट बेस्ड आपका कर दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एंड इसी के बेस पर आपसे क्या किया जाएगा ना, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और उस क्वेश्चंस का आंसर हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो बोला गया आपका, एक मिनट, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो बोला जा रहा है आपके, एज सोसाइटीज डेवलप फ्रॉम हंटर्स एंड गैदरर्स द मटेरियल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्रीज्ड। यानी कि देखो जैसे क्या हो रहा है, जैसे हमारी सोसाइटी जो है ना वो आपकी हंटर से कैसे शिफ्ट होना स्टार्ट हुई, आपकी गैदरर्स में जो मटेरियल जो नीड्स आपका ह्यूमन बीइंग्स का, वो क्या हो चुका है आपका, इंक्रीज हुआ है। जैसे बात करेंगे ना घर बनाने की, टू बिल्ड अ हाउस, वियर क्लॉथ है, कपड़े पहनने के बारे में है, मेक वेपन्स, हम लोगों ने क्या किया है, तरह तरह के हथियार बनाने शुरू किए हम लोगों ने, एंड इम्प्लीमेंट्स एटसेट्रा। सिंस दीज needs could not be produced individually, people had to purchase them from others। अब ये देखो यहाँ पर जब नीड्स के बारे में आपसे बात किया जा रहा है, जब नीड्स के बारे में यहाँ पर आपसे बात की जा रही है ना, तो ये जो हमारी नीड्स थे, इन नीड्स को इंडिविजुअली क्या किया जा रहा था, तो इन नीड्स को इंडिविजुअली प्रोड्यूस किया नहीं जा सकता था। इसके लिए हमने क्या किया, इन चीजों को दूसरों से खरीदना शुरू किया। दिस परचेस were paid initially by barter। तो ये जो हम लोग पे करते थे, हम लोग जो भी खरीदारी किया करते थे, इसको हम लोग पे किया करते थे किसके द्वारा, तो या तो बार्टर के द्वारा, बाई बार्टर के द्वारा, जो कि एक आपका एक लेदर सिंक आपका क्लॉथ होता था आपके स्पीयर के लिए। एज बार्टर हैड इट्स लिमिट, लेकिन जैसे ना बात करोगे बार्टर के बारे में, तो बार्टर की अपनी क्या थी, कुछ लिमिट्स थी। जैसे हाउ मेनी क्लोक्स फॉर अ स्पीयर, यानी कि एक स्पीयर के बदले आपको कितने क्लोक्स देने हैं। बार्टर गॉट स्टैंडर्डाइज्ड इन टर्म्स ऑफ मेटल्स और क्रॉवी सेल्स। तो बाद में क्या होता है ना, बार्टर को आपका क्या किया गया, स्टैंडर्डाइज्ड आपका किया गया, किसके टर्म्स में, तो मेटल्स और कॉवरी सेल्स के टर्म्स में। चलो आगे बोला गया है, दिस वाज स्टिल बार्टर एज बोथ ब्रॉन्ज एंड सिल्स हैड इन है ना इंट्रिंसिक वैल्यू। अब देखो जैसे बोला गया आपका, ये मेनली वे स्टिल बार्टर ही था, क्योंकि आपका जो ब्रॉन्ज या फिर सिल है, इन दोनों की वैल्यू कैसी थी, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी। यानी कि सेल्स वर डिजायर्ड फॉर देयर ब्यूटी, यानी कि सेल्स को मैंने ब्यूटी के लिए ज्यादा डिजायर किया जाता था। दिस सिस्टम इवॉल्व्ड ओवर टाइम इनटू मेटल करेंसी। और ये बाद में सिस्टम धीरे धीरे क्या होने लगा, आपका मेटल करेंसी में इवॉल्व हो गया। Gold and silver coinage were the offshoot of this system, where they had features of barter. Both gold and silver had intrinsic value, and दोनों में ही क्या था आपका, गोल्ड सिल्वर की बात करेंगे,
तो इनकी अपनी क्या थी, इंट्रिंसिक वैल्यू थी एज द मनी, मनी के द्वारा दे वेयर स्टैंडर्डाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू, और बाद में इनको अच्छा खासा वैल्यू में कंसीडर किया जा रहा था। चलो आगे देखो, बोला गया आपका इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी टू फैक्ट्स इमर्ज हिस्टोरिकली। जब मनी के बारे में बात करते हैं ना, तो मनी के जब रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे तो हिस्टोरिकली हमें क्या देखने को मिलते हैं, दो फैक्ट्स इमर्ज होते हैं। पहला क्या है आपका, मनी हैज टेकन द फॉर्म ऑफ ईदर कमोडिटीज, यानी कि मनी ने क्या किया, आपके कमोडिटीज का आपका क्या किया, तो आपका वो फॉर्म लिया है, या फिर और इन टर्म्स ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, या फिर आपके वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के क्या है, टर्म में है। दूसरा आपका है मनी इज यूजुअली इशूड बाय अ सोवरेन। अब देखो मनी को ना इशू कौन करता है, तो कोई सोवरेन है जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वही क्या करते हैं, उनको इशू करते हैं। जैसे हम अपने कंट्री की बात करें तो हमारे यहाँ पर सेंट्रल बैंक है जो आरबीआई हमारी है, वही क्या करती है, मनी को इशू करती है, उनको क्या करती है, रिप्रेजेंट भी करती है उनके फॉर्म में। चलो आगे देखो, बोला गया इन मॉडर्न इकोनॉमीज करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ मनी दैट इज इशूड एक्सक्लूसिवली बाय सम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर मॉडर्न इकोनॉमी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो करेंसी क्या है, एक आपके मनी का फॉर्म है जो कि आपका इशू किया जाता है एक्सक्लूसिवली कुछ आपके कॉम्पोनेंट अथॉरिटी के द्वारा, जैसे कि आपकी सेंट्रल बैंक हो गई। It is a liability of the issuing central bank and an asset of the holding public। ये मेनली कैसा है, तो मनी के बारे में बात करोगे तो जो इशुइंग सेंट्रल बैंक है इनके लिए एक लायबिलिटी होता है, एंड जो पब्लिक है जो इस मनी को होल्ड करती है उनके लिए क्या होता है, एक तरह का आपका एसेट है। करेंसी इज यूजुअली इशूड इन पेपर। अब नॉर्मली जब करेंसी की हम लोग बात करेंगे तो अभी के टर्म्स में करेंसी है जो नॉर्मली आपकी कैसे इशू की जाती है, पेपर में, जो कि पॉलीमर का आपका होता है, पेपर फॉर्म में है। बट द फॉर्म ऑफ करेंसी इज नॉट इट्स डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन जो देखो मनी का फॉर्म है वो उन क्या करता है, एक उनके डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, नहीं बताता है। इन द रिसेंट पास्ट, अगर रिसेंट पास्ट के बारे में बात करेंगे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब देखो हाल फिलहाल अभी क्या हुआ है, तो हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने क्या किया है, अपनी डिजिटल करेंसी को भी इशू किया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, शॉर्ट में सीबीडीसी बोलते हैं, इज द करेंसी इशूड बाय अ central bank in a digital form. It serves all the purpose of a paper currency in a different way. The introduction of CBDC has the potential to provide significant benefits such as reduced dependency on cash। अब देखो सिंपली डिजिटल फॉर्म में क्यों लाया गया करेंसी को, ताकि एक तरह से जो कैश पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो थोड़ी बहुत क्या हो सके, कम हो सके, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो सके, आपका रिड्यूस सेटलमेंट इसका आपका रिड्यूस हो सके, इंट्रोडक्शन हो सके आपका जो पॉसिबल आगे चल के ज्यादा एडवांस्ड होगा, आपका एफिशिएंट होना चाहिए, ट्रस्टेड हो सके, आपका पेमेंट को रेगुलेट किया जाए ऑप्शंस के थ्रू आपकी, और कुछ एसोसिएटेड रिस्क हैं जैसे आपका साइबर अटैक्स है, टेक्नोलॉजी है नहीं, या फिर आपका प्रिपेयर्डनेस आपके हैं, बट दे नीड टू बी केयरफुली वैल्यूड अगेंस्ट द पोटेंशियल बेनिफिट्स। अब देखो बेनिफिट्स आपको डिजिटल करेंसी से मिलती है, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी के अगर क्योंकि देखो इसमें टेक्नोलॉजी आपकी इन्वॉल्व है, तो फ्रॉड वगैरह, साइबर अटैक्स, टेक्नोलॉजिकली प्रिपेयर्डनेस आपको पहले से चीजें क्या करनी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत देखनी भी पड़ेंगी। चलो तो ये तो आपका पैसेज था। अब देखो इसके बेस पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओवर द सेंचुरी, देखो पहला क्वेश्चन है, ओवर द सेंचुरी मनी हैज इवॉल्व्ड इन वेरियस फॉर्म। सही है, अगर हम लोग बात करेंगे ना ओवर द सेंचुरीज में क्या हुआ है, मनी आपकी जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में क्या हुई है आपकी, है ना, अलग अलग फॉर्म्स में आपको इवॉल्व हुई है। तो इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट स्टेट एंड डिस्कस ब्रीफली एनी टू फॉर्म्स ऑफ मनी। आपको कोई भी हमें क्या करना है ना, दो फॉर्म्स ऑफ मनी को डिस्कस करना है। अब देखो जहां तक बात करेंगे डिस्कशन की कि जो मनी के आपके ना दो फॉर्म्स हैं, तो आप सिंपली बोल सकते हो, देखो पहला क्या हो जाएगा सर आपका मेटल करेंसी, है ना, मेटल करेंसीज आपकी हो जाएंगी।
अगर हम लोग पहले मनी के बारे में बात करते हैं फॉर्म की, एक तो हो जाएगा आपका मेटल करेंसी, दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएंगे आपकी पेपर करेंसी, है ना। एक तो आपका हो जाएगा मेटल करेंसी और जो दूसरा इवॉल्व हुआ है वो आपका है पेपर करेंसी। क्योंकि हमें दो ही लेना है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इन्हीं दोनों के ऊपर अच्छे से बात करते हैं। देखो अब जब बात करेंगे हम लोग ना मेटल करेंसी के बारे में, तो मेटल करेंसी में हमने क्या देखा पढ़ा अभी, जैसे गोल्ड है, सिल्वर कॉइन्स वगैरह है ना। गोल्ड हो गए आपके, सिल्वर कॉइन है, तो इनको स्टैंडर्डाइजेशन दिया गया पेमेंट के लिए, है ना। गोल्ड हो गए आपके इसके अंदर, या फिर क्या हो गए आपके सिल्वर हो गए। वही जब बात करेंगे ना पेपर करेंसी को, तो हमारी कंट्री में मनी प्रिंट कौन करती है, तो वो आरबीआई करती है। आरबीआई क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है हमारी, क्या है सेंट्रल बैंक है, जो कि क्या करती है मनी को प्रिंट करती है ना। तो ये आरबीआई के द्वारा क्या होता है, आपका जो पेपर करेंसी है वो आपका प्रिंट किया जाता है। अब देखो जो बात करेंगे वो सेंट्रल बैंक है, जैसे पेपर करेंसी में बात करेंगे ना मनी के बारे में, तो मनी जो आपका है ना है, अगर हम लोग बात करेंगे नॉर्मली इसके बारे में, तो ये क्या होता है आपका सेंट्रल बैंक जो हमारी है, ठीक है ना, हमारी जो सेंट्रल बैंक है, तो हमारी सेंट्रल बैंक के लिए क्या है आपका लायबिलिटी है मनी, और जो पब्लिक है तो पब्लिक के लिए क्या होता है, ये एसेट होता है ना। पब्लिक के लिए क्या होता है आपकी ये, तो एसेट होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपका, वेरियस इकोनॉमिस्ट हैव formed a strong opinion that in the modern times digital currency like CBDC is quite essential. However, it comes with its own benefits and potential risks. अब देखो कुछ मॉडर्न टाइम के हम लोग बारे में बात करें तो क्या है आपका ना कि अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का स्ट्रांग ओपिनियन है कि मॉडर्न टाइम्स में क्या है ना कि जो आपकी क्या डिजिटल करेंसी आपकी जो है वो एक मेनली क्या है आपकी एसेंशियल है, ठीक है। हालांकि इसके कुछ अपने क्या है आपके बेनिफिट्स भी हैं, तो कुछ अपने इसके पोटेंशियल रिस्क भी हैं, हमने पहले भी पढ़ा है इसको। तो आपको बोला है कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो, आपको कुछ वैलिड आर्गुमेंट देना है अपने आंसर के सपोर्ट में। देखो जहां तक एग्री करने की बात, हम लोग बिल्कुल बोलेंगे कि यस सर हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे बिल्कुल एग्री करेंगे। अब क्योंकि हमारे लिए बेनिफिट्स तो देती हैं, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं ना इसके साथ बेनिफिट्स के बारे में हम लोग बात करें, तो बेनिफिट्स हमें तो मिलता है, हमारी जो कैश पर डिपेंडेंसी है वो कम होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह आपका कम होता है। लेकिन वहीं पे हम लोग बात करेंगे कुछ और सेटलमेंट रिस्क आपका यहाँ से कम हो जाता है ना। लेकिन जब बात करोगे इसमें पोटेंशियल रिस्क की, तो साइबर अटैक्स वगैरह चीजें हैं, तो ये नॉर्मली आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि क्या करते हैं इसके बारे में मेनली एक तरह से क्या पोटेंशियल आपके रिस्क हैं। तो इन चीजों को आपको क्या देना है, ध्यान देना है। तो नो डाउट बेनिफिट्स तो इनके अपने हैं ही, लेकिन बेनिफिट्स के साथ ही आपको इसके क्या देखने को मिलते हैं, पोटेंशियल रिस्क भी आपको इसके साथ देखने को मिलते हैं। चलो आगे हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 में। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, तो जब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 17 में, देखो 17 में बोला गया हमसे क्वेश्चन के अंदर, चलो 17 का 1 है, देखो 17 का ए बोला गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल डेटा, जो कि आपके सारे फिगर करोड़ में दिए गए हैं। आपको देखो पहला क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंट चेंज इन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द ईयर 2023 टू 23 यूजिंग 2020 एज द बेस ईयर। यानी कि 2020 को क्या करना है, आपको एज अ बेस ईयर क्या करना है, कंसीडर करते हुए क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, आपको मतलब बताना है कि ना रियल जीडीपी में आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितने परसेंट का आपको क्या हुआ है, चेंज देखने को मिला है। अब देखो जब ना हम लोग चेंज के बारे में बात करते हैं, परसेंटेज ऑफ चेंज इन रियल जीडीपी, तो अगर आप इसको लिखते हो, अगर परसेंटेज ऑफ चेंज क्या लिखेंगे हम लोग इसको, तो परसेंटेज ऑफ
चेंज इन रियल जीडीपी, है ना। रियल जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज की बात करते हैं। तो सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग, चेंज इन रियल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। क्या निकालते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिखते हैं चेंज इन रियल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू कितना आपका 100। अब देखेंगे, देखो रियल जो आपका चेंज देखने को मिला है जीडीपी के अंदर में वो कितना है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि सर यहाँ पर हमारा है 4500 का जीडीपी एंड यहाँ पर हमारा है 400 का। तो इन दोनों में देखो कितना चेंज आया। आप सिंपली बोलोगे कि सर इन दोनों में जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है वो है 500 का। तो चेंज कितना हमें देखने को मिला है, चेंज हमें देखने को मिला 500 का, ठीक है। और जो हमारी रियल जीडीपी है, तो रियल जीडीपी हमारी कितनी है, ये हमारी है 4000 की, है ना। रियल जीडीपी कितनी आपकी है, 4000 की आपकी क्या है, रियल जीडीपी है। इनटू कितना कर दोगे आप, 100 कर दोगे। तो इनटू आप क्या कर दोगे ना, अपना 100 कर दोगे। तो आपको यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ कितना चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो आपको 500 का चेंज देखने को मिला। 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे हम लोग, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो हटा देंगे, ठीक है ना। अब 4 को डिवाइड करेंगे हम लोग, सॉरी 50 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हाफ करोगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा 2 से, और ये आपका 25 टाइम्स में कट जाएगा। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो 25 का जो हाफ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 12.5% का, यानी कि 12.5% का आपको क्या देखने को मिला है, रियल जीडीपी में। आप में जीडीपी के अंदर रियल जीडीपी में आपको चेंज ऑफ परसेंट 12.5% के देखने को मिले हैं। चलो आगे हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें सेकंड, देखो सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमसे, द पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मल्टी लेन फ्लाईओवर में रिड्यूस ट्रैफिक कंजक्शन। मतलब सिंपली बात है ना, कंजेस्शन आपका हो जाता है अगर एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगा आपका कंस्ट्रक्शन पे मल्टी लेन फ्लाईओवर का, तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक का जो कंजेशन है आपका वो कम होगा। On the basis of the above statement, discuss its likely impact on gross domestic product and welfare in economy। अब देखो इसका आपके जीडीपी पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखो अगर जीडीपी पे इफेक्ट के बारे में हम लोग बात करें, तो जीडीपी के अंदर इसका जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, तो पॉजिटिव होगा, है ना। जीडीपी में इसके इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो जीडीपी पे इसका जो इफेक्ट होगा आपका वो पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव देखो क्यों होगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं क्या होगा हमारा, अगर हम लोग क्या करेंगे ना मल्टी लेन बनाएंगे, है ना, तो मल्टी लेन फ्लाईओवर बनाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा आपका, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की आपकी जो क्वालिटी है वो क्या होगी आपकी बेहतर होगी, है ना। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी आपकी बढ़ेंगी, ट्रेवल टाइम क्या होगा आपका कॉस्ट कम होगा, एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ से क्या होगा आपका कम होगा, जो कि आने वाले समय में ओवरऑल क्या करेंगे हमारे सिटीजन्स को एक तरह से क्या करेंगे, ये बेनिफिट्स देंगे आपके। तो अगर इसमें हम बात करेंगे इम्पैक्ट की, तो इम्पैक्ट जीडीपी पे बहुत ही पॉजिटिव इसका क्या होने वाला है, और हमारी इकोनॉमी का हर तरीके से क्या होगा वेलफेयर ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलो आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में से क्वेश्चन नंबर बी में। देखो बी जैसे आपका सिंपली ना ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है आपके, ए और बी में से दोनों में आपको कोई क्या करने हैं, एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। देखो इसमें ए में बोला गया आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स इनटू कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक नेचर ऑफ इट्स यूज। यानी कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की आपके फाइनल गुड्स की, जो कि आपके कंजम्पशन में है और आपके कैपिटल गुड्स में है, वो डिपेंड किस पे करता है आपका, तो आपकी इकोनॉमिक नेचर ऑफ इट्स यूज पर क्या करता है आपका डिपेंड करता है। तो आपको देखो पहले क्या करने हैं, तो आपको डिफेंड करना है और आपको रिफ्यूट करना है स्टेटमेंट को एक सुटेबल
एग्जाम्पल के साथ में। अब देखो सुटेबल जब एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे ना, तो इसमें देखो सबसे पहला क्या है हमारा, अगर हम लोग बात करेंगे इस स्टेटमेंट को, तो देखो या तो आप डिफेंड करोगे या फिर आप रिफ्यूट करोगे। देखो इस स्टेटमेंट को आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, डिफेंड कर सकते हो। कैसे करेंगे, सिंपल देखो क्या है, देखो कंजम्पशन गुड्स आपका क्या होता है, ऐसे गुड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके डायरेक्टली आपके कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। कंजम्पशन गुड्स आपके ऐसे गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली आपके कंज्यूमर के वांट्स को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आपके वो सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब इसमें सिंपली क्या देखिए, जब बात करोगे कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स आपके वैसे फाइनल गुड्स होते हैं जिनका आगे फर्दर किसी दूसरे प्रोडक्शन में यूज आपका किया जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देंगे हम लोग, तो सिंपली क्या देखेंगे, जैसे अगर आप एक मशीन खरीदते हो, तो मशीनरी अगर आप अपने घर के लिए खरीदते हो, तो आप उसको कंजम्पशन में क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो, है ना, है ना, गुड्स में। अगर आप इसी को सिंपली क्या अपने फर्म के लिए खरीदते हो, प्रोडक्शन करने के लिए, तो आप उसको कहां पर कंसीडर करते हो, अपने कैपिटल गुड्स में। तो इसका करेक्ट आपका एग्जांपल हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें देखो बोला गया है, नेचुरल कैलेमिटीज इन द हिल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव लेड टू मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स। यानी कि देखो जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं हमारे हिल स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की मिलनी यहाँ पर बात अगर आप करोगे, इससे क्या होता है, आपको ना मैसिव डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है कैपिटल एसेट्स का। तो यहाँ पर बोला गया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लॉस। तो यहाँ पर जो लॉस होता है आपका, वो लॉस किस तरह का है, क्या वो डिप्रिसिएशन है या फिर आपका वो कैपिटल लॉस होता है। इंडिकेटेड इन द अफोरसेड स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। और आपको अपने आंसर का क्या देना है, वैलिड रीजन भी क्या करने हैं, आपको अपने आंसर के देने हैं। अब देखो जैसे बात करेंगे, जो मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है आपके यहाँ पर कैपिटल एसेट्स का, वो आपके रिसेंट जो नेचुरल कैलेमिटीज आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे कहां पर, तो हिमालय रीजन्स में बात कर लो, उत्तराखंड वगैरह में बात कर लो, तो वो कैसा लॉस होता है आपका, तो वो आपका एक कैपिटल लॉस होता है। अब क्योंकि देखो कैपिटल लॉस ऐसा, उसको हम लोग रिफर करते हैं ऐसे लॉस से जिसमें कहीं ना कहीं क्या होता है आपका ना, जो आपकी फिक्स्ड एसेट है, तो आपकी फिक्स्ड एसेट का वैल्यू क्या होता है आपका, कंप्लीटली पूरी तरह से आप लॉस कर जाते हैं ड्यू टू आपके अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के द्वारा, जैसे कि आपके अर्थक्वेक हो गए, आपके सुनामीज वगैरह हो सकते हैं, या कोई भी आपके जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, आपके आग लग जाना, आपका चोरी हो जाना। तो वहां पर इन स्टेटमेंट्स का आप क्या कर सकते हो, बड़ी आसानी से मेंशन कर सकते हैं। चलो आगे हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन पे। चलो आगे हम लोग आते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो एक जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर हमारा 15, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 था, जो कि हमने क्या किया था, छोड़ा हुआ था, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम लोग एक बार इसको। पहले देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 हमारा था ना, कि हमें फॉलोइंग टेक्स्ट को रीड करना है और उसके बेसिस पर हमें क्या करना था, तो हमें एक वर्किंग प्रोसेस क्या करना, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज का बनाना है, जो कि हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जब हमारा सेफ है ना, हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी आपका सेफ का है, वो कितने परसेंट का है हमारा, तो वो हमारा हो जाएगा 20% का, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो हमारे सेक्शन बी है, जो कि आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेक्शन है, ठीक है ना, इसके अलावा हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारा जो सेक्शन बी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इन सभी सेक्शंस को हम लोग क्या, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो आज के इस क्लास को हम यहीं पर अपने एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।